हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेब एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 का यूनिट 2 कर रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा है सांख्य दर्शन। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर में अगर आप हैं या आपके कोई दोस्त है तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। सांख्य दर्शन का क्या अर्थ है, सांख्य दर्शन के पाठ्यक्रम, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियां, छात्र अनुशासन, शैक्षिक महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, जो कि 2019 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सांख्य दर्शन के जो जन्मदाता हैं वो कहे जाते हैं महर्षि कपिल कहे जाते हैं। दोस्तों, मैक्स मुलर का मानना है कि अद्वैत वेदांत के पश्चात हिंदुओं का मुख्य दर्शन जो है वो सांख्य है। गीता में भी सांख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, सांख्य शब्द की उत्पत्ति के संबंध में ये लोग मानते हैं कि संख्या, इस तत्वों में संख्या निर्धारित की जाती है, इसलिए इसको सांख्य के नाम से पुकारा जाता है। और सांख्य दर्शन के अनुसार दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रकृति जो है सत्व, रजस और तमस नामक 3 गुणों की साम्य अवस्था है। सत्व, रजस और तमस। दोस्तों, इस साम्य अवस्था की स्थिति में भंग होने से सृष्टि की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ होती है। और प्रकृति जो है नितांत सूक्ष्म है, प्रकृति जो है वो नितांत सूक्ष्म है और इसी कारण से इसे अव्यक्त भी बोलते हैं। सूक्ष्म को अव्यक्त भी बोलते हैं और जो सूक्ष्म नहीं होता है उसको व्यक्त बोलते हैं। इसके विकास क्रम में दोस्तों अद्भुत होने वाले तत्वों को व्यक्त के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कहा जा रहा है कि इसके विकास क्रम में जो उद्भुत होने वाले तत्व है उसको व्यक्त के नाम से पुकारा जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सांख्य दर्शन का शैक्षिक पद्धतियों में योगदान, या कि सांख्य दर्शन का हमारे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, फर्स्ट अगर हम देखें पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर छात्रों का ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक होता है। यानी जब पाठ्यक्रम हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना होगा ताकि छात्रों का भी उस पर ध्यान आकर्षित हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, छात्रों को परम सत्य से परिचित कराना, यानी जो परम सत्य क्या है वो छात्रों को पता चले तथा उन्हें उसकी प्राप्ति हेतु तो अभ्यास कराना और उस परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस कराना। इन चीजों को उनका जो पाठ्यक्रम है और निर्धारित करते समय हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज ये है दोस्तों कि छात्रों की समस्त मानसिक शक्तियों को अधिकाधिक विकसित एवं परिपक्व बनाना, यानी जो उनकी मेंटल पावर है उसको और ज्यादा डेवलप करना और उसको मैच्योर बनाना, ये हमें ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट ये है कि छात्रों से व्यवहारिक जीवन यापन हेतु शारीरिक और मानसिक कौशलों का ज्ञान कराना, यानी जो हमारे बच्चे हैं वो व्यवहारिक जीवन यापन यानी कि जो रियल लाइफ स्टाइल जो है वो उनको जीने के लिए उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों का कौशलों का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से डिजाइन होनी चाहिए और यह कौशल ही छात्रों को व्यवसाय में समृद्ध बना सकते हैं, बिल्कुल। और जो हमारी मानसिक और शारीरिक जो कौशल होते हैं उसी से हम बिजनेस में भी आगे डेवलप हो सकते हैं या सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आगे देखें तो इसके आधार पर अवस्था अनुसार पाठ्यक्रम है, यानी कि हर अवस्थाओं के बच्चों के लिए एक ही पाठ्यक्रम तो नहीं निर्धारित किया जाएगा, अलग अलग अवस्थाओं के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार से पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। तो किन अवस्थाओं के बच्चों के पाठ्यक्रम में किन चीजों को ध्यान देना चाहिए ये हमें देखना होगा। दोस्तों, फर्स्ट हम बात करेंगे शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, जो कि दोस्तों इन्फेंसी स्टेज के बारे में आप लोग जानते होंगे। 0 से 2 ईयर्स की एज को बोलते हैं इन्फेंसी। दोस्तों, ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय में मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी उनका पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए ताकि वो अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का ज्यादा उसमें यूज करे, जिससे कि जो भी ऐसी एक्टिविटी उनके पाठ्यक्रम हो ताकि उनके ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के यूज उसमें हो। शिशु के अनुभव कम होते हैं, उनका एक्सपीरियंस कम होता है, उनकी लाइफ अभी स्टार्ट ही होती है तो एक्सपीरियंस कहाँ से, तो उनको अनुभव बहुत कम होता है, वो कार्य भी अधिक कर सकता है तथा तथात्मक ज्ञान पर बल देने का प्रयास किया जाना चाहिए। शैशवावस्था में शारीरिक स्वास्थ्य और व्यायाम एवं खेल को पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि उस समय उनका डेवलपमेंट होता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य तो ऐसे हर अवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, बट उस टाइम बच्चों को ज्यादा मतलब कि इनके तरफ शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान अट्रैक्ट करना चाहिए। और व्यायाम वगैरह हो गया और खेल हो गया,
ये सब पाठ्यक्रम में उनके अगर ऐड किया जाता है तो उनको पढ़ाई करने में ज़्यादा मन लगेगा, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बाल्यावस्था। इस आयु वर्ग में भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र तथा विज्ञान विषयों को पढ़ाया जा सकता है। यानी बाल्यावस्था के टाइम में जो बच्चे आगे मतलब 12 साल तक जो होते हैं तो उनमें भाषा यानी लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया, इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस और साइंस, इन सब सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एडोलेसेंस की बात करें, किशोरावस्था की बात करें, तो इस आयु वर्ग में विचारों की प्रौढ़ता तथा परिपक्वता आ जाता है। यानी इस अवस्था में आते आते उनके जो थॉट्स होते हैं प्रौढ़ हो जाते हैं और परिपक्व होते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, लॉजिक लगाने लगते हैं। तो इस तरह से विवेचनात्मक एवं तथा तर्कपूर्ण विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे एम ऑफ एजुकेशन, यानी जो हमारा शिक्षा के उद्देश्य हैं उसके बारे में। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य किस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट, सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पारमार्थिक उद्देश्य बालक को मुक्ति तथा मुक्ति मार्ग को प्राप्त करना या उसे इस अंधकार युक्त अज्ञान से प्रकाशमान ज्ञान की ओर ले जाना। यानी जो सांख्य दर्शन है उस सांख्य दर्शन के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो यानी सांख्य दर्शन के अनुसार उद्देश्य ये है कि मुक्ति या तथा मुक्ति मार्ग की प्राप्त कराना, यानी बच्चे मुक्ति मार्ग को प्राप्त करें और अंधकार युक्त अज्ञान से प्रकाशमान ज्ञान की ओर जाएं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, यानी सेकंड उद्देश्य ये है सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का, बालक में क्रियाशीलता पैदा करके शिक्षा के माध्यम से उसका शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास कराना। यानी कि क्रियाशीलता पैदा करके शिक्षा के ही माध्यम से शारीरिक विकास भी कराना, मानसिक विकास भी कराना और बौद्धिक विकास भी कराना, ये सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। थर्ड उनका उद्देश्य क्या है सांख्य दर्शन के अनुसार? मानव जीवन की पूर्णता के लिए शरीर तथा आत्मा के बीच उचित प्रकार के समायोजन का विकास करना। बिल्कुल, हमारा जीवन पूर्ण रूप से अगर हम अपने जीवन को जीना चाहे तो शरीर और आत्मा दोनों के बीच समायोजन होना बहुत जरूरी है कि वो शरीर पे ही हम ध्यान न दें, आत्मा पे भी ध्यान दें, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। और जब तक शरीर नहीं है फिर कोई हम क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। आत्मा को अगर कुछ करना है तो उसको शरीर का सहारा लेना ही पड़ता है, तभी वो कोई भी क्रियाएं इस संसार में कर सकती है। तो दोनों को बीच में एक समायोजन, एक बैलेंसिंग बनाकर रखना होगा अगर जीवन को पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं तो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट उद्देश्य ये है, इस दर्शन के अनुसार यानी सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का लौकिक उद्देश्य क्या है कि वह बालक के सात्विक पक्ष का विकास करे, सात्विक पक्ष का विकास करे तथा उसे तामसिक एवं राजसिक पक्ष से मुक्त कराए। देखिए दोस्तों, सात्विक पक्ष का मतलब क्या हुआ? सात्विक पक्ष का मतलब कि सत्य जीवन, जैसे कि सात्विक का भोजन लोग बोलते हैं, जिस पूरे शुद्ध शाकाहारी भोजन को सात्विक भोजन बोला जाता है, जिसमें कोई भी लहसुन प्याज भी नहीं आता है, जिसको सात्विक भोजन बोला जाता है। तो उनका सांख्य दर्शन का क्या उद्देश्य है कि बालक को सात्विक पक्ष का विकास करे, ठीक है। उसको तामसिक और राजसिक, तामसिक में मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एक्टिविटी आ जाती है जो कि हमारे मनुष्य जीवन के लिए वो सही नहीं होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो तामसिक और राजसिक पक्ष से उनको मुक्ति दिलाना बिल्कुल, और सात्विक कहा जाता है ना सादा जीवन, बिल्कुल उच्च विचार सादा जीवन, वैसे जीवन की ओर उनको अट्रैक्ट कराना उनका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट दोस्तों है कि बाह्य जगत के अनुभव के द्वारा बालक का बौद्धिक विकास कराना, यानी जो हमारी बाहरी दुनिया का एक्सपीरियंस है उनके थ्रू हम अपनी इंटेलेक्चुअल यानी अपने बौद्धिक विकास को डेवलप करें, ये उनका उद्देश्य होता है। आगे देखेंगे दोस्तों टीचर, शिक्षक। दोस्तों सांख्य दर्शन में एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जिसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो। सांख्य दर्शन के अनुसार ऐसा टीचर की जरूरत होती है जिनको अपनी सब्जेक्ट में पूरी तरह से नॉलेज हो, जिससे कि वो छात्रों में आत्मज्ञान उपलब्ध करा सके। सांख्य शिक्षक से यह भी आशा रहती है कि उसे ज्ञान प्राप्ति में प्रमाणों में पूर्ण ज्ञान हो, यानी जो प्रमाण है उसमें वो पूरी तरह से उनको नॉलेज हो। प्रमाणों की सहायता से वो बालकों के ज्ञान में विकास करे, यानी पूरी के प्रूफ के साथ बच्चे में जो नॉलेज है वो डाले। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः त्यागी प्रवृत्ति तथा दार्शनिक हो, यानी जो टीचर्स होते हैं पूरी तरह से वो त्याग करने वाले, त्यागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, कोई मतलब कि ग्रीडी, कोई इस प्रकार से नहीं, कोई सेल्फिश नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो छात्रों को सृष्टि के आधार पर स्पष्ट कर सके, छात्रों की जिज्ञासाओं तथा गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करे जो बालक के विकास में बाधक हो। यानी ऐसे टीचर्स की जरूरत होती है, ऐसे टीचर्स होनी चाहिए जो बच्चे के मन में जो भी डाउट्स है, जो भी उनकी
क्यूरियोसिटी है उसको दबाए नहीं, उसको और आगे डेवलप करने में उनकी मदद करे, हेल्प करे, और जो भी उनके डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको भी सुलझाने में वो हेल्प करे। ऐसे टीचर्स की जरूरत होती है। उसके बाद दोस्तों सांख्य दर्शन शिक्षण विधिया की बात करेंगे। टीचिंग मेथड ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष विधि पर बल देता है, यानी कि वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष विधि पर ज्यादा बल देता है। सांख्य निरीक्षण विधि तथा प्रयोग विधि को भी आवश्यक मानता है। निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, और एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोग करके जो विधि होता है सीखने का, उस विधि को भी वो आवश्यक मानता है। इसके अभाव में ज्ञान का अस्थायित्व असंभव होगा, यानी वो मानता है कि जो प्रत्यक्ष विधि है, निरीक्षण विधि है, प्रयोग विधि है, इसके अलावा जो है वो ज्ञान का अस्थायित्व नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्ष वस्तुओं वातावरण तथा घटनाओं के अध्ययन कराने के लिए अनुभव द्वारा शिक्षा की विधि भी उपयोगी होती है, यानी कि जो प्रत्यक्ष वस्तु सामने हमारे कोई चीज हो, हमारा इन्वायरमेंट हो जिसे हम सीखते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका अध्ययन करके हम अनुभव प्राप्त करते हैं। ज्ञात से अज्ञात वस्तुओं तक पहुंचाने हेतु अनुमान विधि उपयुक्त है, यानी कोई चीजें हमें मतलब कि नॉलेज में है और उन चीजों के बेस पे हम उन चीजों को तक पहुंचते हैं जो हम नहीं जानते हैं, जो अज्ञात है, जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम नियम फॉर्मूला तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों अज्ञात से अज्ञात वस्तु तक पहुंचने के लिए अनुमान विधि को वो बताते हैं, सांख्य जो है वो बताते हैं कि वो सही है। इसके अतिरिक्त बोलते हैं कि आप्त वचनों को महत्व देने के कारण प्रश्नोत्तर, चर्चा, विचार, व्याख्यान, अध्ययन, कक्षा का अध्यापक तथा अन्य विधियों को भी अपनाना चाहिए। यानी वो बोलते हैं कि टीचर्स को प्रश्नोत्तर, यानी कि कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आंसर दे रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं, ये भी होनी चाहिए, आपस में चर्चा भी होनी चाहिए, अपने विचारों को भी रखने वाला सेशन होना चाहिए, व्याख्यान, अध्ययन करना। उसके बाद कक्षा अध्यापक होना चाहिए, यानी कि एक स्टडी होना चाहिए, क्लास स्टडी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग विधियों को भी अपनाना चाहिए, उनका ये मतलब मानना है। इस प्रकार सांख्य लगभग सभी नवीन और प्राचीन विधियों को स्वीकार करते हैं। यानी सांख्य के अनुसार देखा जाए तो जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है और जो हमारे मॉडर्न मेथड है उन सभी को वो एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे देखेंगे छात्र अनुशासन, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। 3 प्रकार के दुख इस संसार में हैं, एक दैहिक, एक आधिदैविक और एक अधिक भौतिक। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, सांख्य के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। यानी अपने हम क्या है, हम हैं कौन, अगर वास्तविक स्वरूप को हम जान जाए तो हम दुखों से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, उनका कहना है सांख्य दर्शन का। बंधन का अर्थ है आत्मा और अनात्मा का भेद न जानना, यानी अनात्मा का भेद न जानना, और मोक्ष का अर्थ है उस भेद को जानना। यानी बंधन का मतलब कि आत्मा के बारे में न जानना, परमात्मा के बारे में न जानना, और आत्मा को हम परमात्मा से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, यानी आत्मज्ञान को न जानना ही बंधन है, और ये आत्मज्ञान को जानना ही मोक्ष है, उनका कहना है। कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता है, हम कितने भी कर्म करें कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता है। समस्त कर्म अच्छे, बुरे अथवा उदासीन गुणों के कारण है, यानी जितने भी कर्म हैं वो क्या है, अच्छे कुछ होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ न तो अच्छे न तो बुरे, उदासीन होते हैं, एवं बंधन उत्पन्न होते हैं। लेकिन उत्पन्न तो करेंगे ना, जो भी हमारे कर्म है वो क्या है, बंधन उत्पन्न करेंगे। शुभ कर्म स्वर्ग में ले जाते हैं और व्यक्ति का अशुभ कर्म उसे नरक ले जाते हैं। ज्ञान मनुष्य को मोक्ष दिलाता है, यानी जो हमारे कर्म है, कर्म से हमें कभी मोक्ष नहीं मिल सकता है। अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे और बुरा कर्म करेंगे नरक में जाएंगे, यानी कर्म से हमें मतलब कि स्वर्ग या नरक डिसाइड हो सकता है, सांख्य दर्शन का फ्रेंड्स कहना है। और लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है, तो हमें आत्मज्ञान होने चाहिए अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो ये हमें मतलब कि स्टूडेंट को बताना होगा। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल कि अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे नहीं, ज्ञान प्राप्त करना उनके अनुसार। केवल ज्ञान से ही अज्ञान को हम दूर कर सकते हैं। ज्ञान को दूर करने के लिए क्या है, अच्छा कर्म करने से तो नहीं अज्ञानता दूर हो सकता है, ज्ञान प्राप्त करने से। ज्ञान प्रकृति और पुरुष में भेद करने से ही प्राप्त होती है, प्रकृति और पुरुष में भेद करने से ही प्राप्त होती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है, प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझना है, यानी प्रकृति का स्वरूप क्या है इसको स्पष्ट रूप से समझना, सांख्य दर्शन का ये उद्देश्य है। प्रकृति संसार का क्या है, मूल कारण है, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, परंतु प्रकृति का कोई कारण नहीं है, ये वह आदि कारण है। संसार के समस्त कार्य प्रकृति पर ही आधारित है। जगत का प्रथम तत्व होने के कारण प्रकृति को प्रधान कहा गया है। इस संसार का प्रथम तत्व प्रकृति है, इसलिए इसको प्रधान
कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष आत्मा है, विजयी तथा ज्ञाता है। पुरुष जो है वो आत्मा है, विजयी है तथा ज्ञाता है। आत्मा शरीर, मानस, अहंकार अथवा वृद्धि नहीं है। आत्मा स्वयं ही शुद्ध चैतन्य है, इसी कारण से उसे चैतन्य का गुण रखने वाला द्रव्य नहीं कहा जा सकता है। सांख्य दर्शनों के अनुसार जगत की उत्पत्ति विकास से होती है। विकास पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से होता है। सांख्य दर्शन पुरुष को निष्क्रिय मानता है, अतः अकेला पुरुष उत्पत्ति नहीं कर सकता है। प्रकृति जड़ है और जड़ से होने के कारण प्रकृति अकेले उत्पत्ति नहीं कर सकती है। अतः छात्रों को स्पष्ट कराना होगा कि प्रकृति की क्रिया तथा पुरुष के चैतन्य का साथ होने पर ही प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सृष्टि का विकास होगा। यानी कि ये इस बातों से स्पष्ट होता है फ्रेंड्स कि प्रकृति का जो क्रिया है और पुरुष के चैतन्य, ये दोनों अगर साथ प्रक्रिया करेंगे तभी सृष्टि का विकास होगा। सांख्य दर्शन शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, केवल आध्यात्मिक जगत की बात न करने सांख्य दर्शन लौकिक जीवन को भी सफलतापूर्वक जीने की कला सिखाता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो हमारा सांख्य दर्शन है केवल आध्यात्मिक जगत की ही बात न बताकर हमें लौकिक यानी जो अभी इस संसार में जो हमारा जन्म है दोस्तों, ये जो जीवन हमारा है इसको लौकिक जीवन बोलते हैं। तो इस लौकिक जीवन को भी हम सफलतापूर्वक कैसे जी सकते हैं इसका भी कला सिखाता है सांख्य दर्शन। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर संकेत करते हैं, यानी अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं हर व्यक्तियों में उसकी ओर संकेत करते हैं। इसके प्रकृति के तीनों गुणों की व्याख्या की गई है। वहीं इसमें स्पष्ट बताया गया है कि हर प्राणी में अलग अलग गुणों का आधिक्य होता है। बिल्कुल जितने भी पृथ्वी पर आपको प्राणी देखेंगे सभी में अलग अलग गुण आपको देखने को मिले। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाल विकास का वर्णन आज के मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करता है। बिल्कुल बाल विकास का वर्णन मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं की ओर ये संकेत करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक दोनों है, यानी जो सांख्य दर्शन है व्यवहारिक भी है आध्यात्मिक में है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को अपने में समावेश करने का एक प्रयास है। इसका विभिन्न नवीनतम विधियों के क्षेत्र में अपरिमित योगदान है। इसकी विशेषता के बारे में हम लोग बात करें, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व देने के कारण यह लोकतांत्रिक विचारों का मार्गदर्शन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। उसकी एक और विशेषता है, जिन विधियों का इसने प्रतिपादन किया है वे किसी न किसी रूप में आज के वैज्ञानिक गुण में भी मान्य है। तो ये विशेषता है हमारे सांख्य दर्शन का। तो दोस्तों अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन हम लोग देख लिए कि शिक्षा में इसका क्या मतलब कि महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या इसका विशेषता है, किन किन चीजों को ये मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ये सारी चीज। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से, इसलिए 2019 में, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। आगे हम लोग वेदांत दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में वेदांत दर्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों लास्ट में सारे पेपर करने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि हर ईयर पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट आज के लिए और इस वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।